ना लोपा श्रेय Yes, sir, we are स्वागत है। fine. How are you, sir? आई एम गुड। वीडियो वगैरह बच्चे बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Clear है, sir. अच्छा, यूट्यूब पे बच्चे सब कुछ ठीक है तो एक बार वाई टाइप कर देंगे सभी लोग। चलो बच्चे, आज का जो सेशन है सीआरपीसी के ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम केवल केवल एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। पर जिस सेक्शन के बारे में बात करेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, उसको समझना आसान नहीं है। ठीक है, बातें बड़ी सिंपल सी कहेगा, पर जिस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है ना, ये उन सेक्शंस में से एक सेक्शंस है कि इसको किसी भी तरीके से पढ़ो, आप कहीं ना कहीं कोई ना कंफ्यूजन लेके साथ में जाते ही हो। इसलिए बड़ा ध्यान से सुनना, जिस तरीके से मैं आपको इन चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जिस तरीके से मैंने इस सेक्शन को प्रेजेंट किया है आपके सामने, क्योंकि बड़ा जरूरी है इस पैटर्न को समझना। पर हाँ, अगर एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं बच्चे सेक्शन 82 के बारे में। सेक्शन 82 एक ऐसा सेक्शन है जो वारंट की जितनी भी हमने डिस्कशन किया था अभी तक, जो हम लास्ट क्लासेस से कर रहे थे, काफी लंबा डिस्कशन हुआ वारंट के ऊपर। उसके जो नेक्स्ट सेक्शन आता है और पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है वारंट केसेस से, ये बच्चे बात करता है प्रोक्लेमेशंस की, कि कोर्ट जो है वो कब प्रोक्लेमेशंस जारी कर सकता है और कब किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकता है। बड़ी ही पावरफुल और बड़ी ही जिम्मेदारी वाली चीज है। इसके बारे में पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया था। ये एक ऐसी चीज है जिससे अच्छे खासे लोग डरते हैं। ये ताकत कोर्ट के पास, तो आज इसी को समझेंगे। पूरे सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है सेक्शन तो पूरे को कवर करेंगे। साथ ही साथ आज एक केस भी देखेंगे जो इसी के बारे में है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक कंफ्यूजन है छोटा सा, उसी के बारे में क्लैरिफिकेशन देगा ये वाला केस। तो कभी भी बच्चे, जब भी आप अपने एग्जामिनेशन में सेक्शन 82 का जिक्र करो, उसकी बात करो, तो उसके तुरंत बाद जो केस मैं आपको बताऊंगा उसको जरूर लिखना है, क्योंकि वो एक क्लैरिफिकेशन है इसी सेक्शन के बारे में। उसके बिना ये सेक्शन अधूरा सा है। ठीक है, तो यही हमारा एजेंडा रहेगा। कोशिश करेंगे कि इस एजेंडा को पूरा करके ही जाए। ठीक है, चलो बच्चे, अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार यस बोल दो, वाई टाइप कर दो। शुरू करते हैं बच्चे। Yes, sir. यस चलो सर। चलो ठीक है। तो Yes, sir. बच्चे, हाँ, जो मैंने जैसा आपको बताया अभी कि हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, सेक्शन 82 की। और ये जो सेक्शन 82 है, इसको देखो क्या कह रहा है बच्चे। ये जो हमारा सेक्शन 82 है, इसके स्ट्रक्चर को समझना। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी समझना, और जिस पैटर्न में मैं बोल रहा हूं उसको भी समझना, क्योंकि काफी सारी बातें आएंगी एक के बाद एक। तो उसको आपस में एक स्टोरी का पार्ट बना के समझने की कोशिश करना। कहीं वो वाली बात ना हो जाए कि पूरा सब कुछ खिचड़ी हो जाए, याद ही ना रहे कि कौन सी बात कहां पे है। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले समझते हैं कि जो इसका मेन एजेंडा है सेक्शन 82 का, जिसकी वजह से इसको बनाया गया है, वो क्या है। तो सेक्शन 82 बात करता है बच्चे प्रोक्लेमेशन के बारे में। तो सबसे पहला शब्द जिसको हमें समझना है वो यही शब्द है कि प्रोक्लेमेशन क्या होता है, और ये प्रोक्लेमेशन किस बारे में दी जा रही है। ये बच्चे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में दी जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो एब्सकॉन्ड कर रहा है। एब्सकॉन्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भाग रहा है या फिर फरार हो गया है। तो तीन शब्द हैं, प्रोक्लेमेशन, पर्सन, एब्सकॉन्डिंग। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो शब्द है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका है, इसको ऐसे समझ लो कि किसी चीज की घोषणा करना। अब घोषणा करना ये शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये तब करते हैं जब हम किसी चीज को बहुत सारे लोगों को एक साथ बताते हैं। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति घोषणा कर रहा है। और जो ये वाले शब्द है पर्सन, एब्सकॉन्डिंग, इनका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के बारे में घोषणा हो रही है वो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो फरार है या फिर भाग गया है। देखेंगे बच्चे, ध्यान से देखिए। अगर शुरुआत ही इफ से हो रही है,
अगर कोर्ट के पास, ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है? विश्वास करने का कारण है। किस चीज का विश्वास करने का कारण है? ये विश्वास करने का कारण है कि ये जो जिस व्यक्ति के खिलाफ वो वारंट इशू कर रहा है, अब देखो किस तरीके से पिछले वाले सेक्शन से जुड़ा हुआ है। जो कोर्ट है जो किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू कर रहा है, उसके पास विश्वास का कारण है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो वारंट को इशू कर रहा है, असल में वो फरार हो गया है, मतलब भाग गया है या फिर छुप रहा है। इस वजह से, क्योंकि वो फरार हो गया है, क्योंकि वो छुप रहा है, जो वारंट उसके खिलाफ इशू हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। और ये जो विश्वास है, पूरा देखो, पूरा का पूरा सेक्शन का आधार बस यही है, रीजन टू बिलीव। ये विश्वास होना, विश्वास का कारण होना कि कोई व्यक्ति भाग गया है या फिर छुप रहा है, जिसकी वजह से वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। ये जो विश्वास है बच्चे, इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट के सामने ऐसा कोई एविडेंस आया हो, कोई ऐसी चीज आई हो जिसकी वजह से लग रहा हो कि ये व्यक्ति भाग गया है या फिर छुप रहा है, या फिर हो सकता है कि ऐसा कोई एविडेंस ना भी हो, फिर भी अपने एक्सपीरियंस से, अपनी समझदारी से कोर्ट को लग रहा है कि कोई व्यक्ति भाग गया है या छुप रहा है, और इस भागने और छुपने की वजह से जो वारंट उसके खिलाफ इशू किया गया है वो लागू नहीं हो पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। अब देखो, सबसे पहले तो टाइमलाइन को समझो। जितने भी प्रीवियस सेक्शंस हमने पढ़े थे बच्चे, जहां से भी हमने वारंट की बात को डिस्कस करना शुरू किया था, वो सारे के सारे सेक्शन बात कर रहे थे कि जब कोई कोर्ट जो है वो वारंट इशू कर रहा है, उसको किस बात का ध्यान रखना है, या फिर एक बार जब वारंट इशू हो गया है तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया है। यहां पे जो स्थिति है वो उसके आगे की है। यहां पे क्या है, कोई एक कोर्ट है, उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू कर दिए हैं, वारंट इशू हो चुके हैं, अब उस वारंट का एग्जीक्यूशन होना है, पर वो एग्जीक्यूशन जो है बच्चे वो हो नहीं पा रहा है, और कोर्ट को ऐसा लग रहा है, उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है, उसके पास ऐसा रीजन टू बिलीव है कि ये जो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह ये है कि ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ वारंट इश्यू किया गया है वो एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है, फरार हो गया है, या फिर ये छुप रहा है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक कारण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, केवल और केवल इन दोनों में से ही एक कारण होना चाहिए सेक्शन 82 के लिए। अगर कोर्ट को लग रहा है कि उस व्यक्ति का फरार होना या फिर छुपना कारण है उस वारंट के एग्जीक्यूट ना हो जाने के पीछे, ऐसी स्थिति में ये जो कोर्ट है उसके पास क्या ताकत है, ये जो कोर्ट है जिसके पास इस चीज का विश्वास है, ये कोर्ट चाहे तो बच्चे, सबसे पहले तो इसी बात को समझना है कि अगर वो सारी स्थितियां जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी हैं वो पूरी हो जाती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रक्रिया मैं अब बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं, कोर्ट की मर्जी है। अगर कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, क्या पब्लिश करेगा, एक लिखित, एक रिटन प्रोक्लेमेशन, एक रिटन या फिर लिखित घोषणा को पब्लिश करेगा। पब्लिश का मतलब क्या है, प्रकाशित करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। और ये जो घोषणा है ये किस बारे में है, ये घोषणा कहेगी कि ये जो व्यक्ति है जो छुप रहा है या भाग रहा है उसको कोर्ट के सामने आना होगा, और किस समय आना होगा और किस जगह पे आना होगा वो भी बात इस घोषणा में ही लिखनी पड़ेगी
कि आपको फलाने फलाने दिन फलाने फलाने कोर्ट पहुंचना है। ये सारी डिटेल आपको उसी घोषणा में लिखनी पड़ेगी जो आप ये रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो समय है जिस समय पे उस व्यक्ति को बुला रहे हो, वो समय 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति को 30 दिन देने हैं आपको, जिससे कि वो जो भी तैयारी है, जो भी चीज करने की जरूरत है, उसको कर सके। ठीक है, तो उस घोषणा के पब्लिश होने से 30 दिन तक के बीच में आप उसको नहीं बुलाओगे उस जगह पर, उस स्थान पर 30 दिन खत्म होने के बाद आप उस व्यक्ति को बुला सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर पूरी कहानी को हम जोड़ दें, अगर कभी भी कोई वारंट इशू एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है और कोर्ट को लग रहा है कि वारंट एग्जीक्यूट ना कर पाने की वजह यह है कि वो जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ था वो भाग गया है, फरार हो गया है, या वो छुप रहा है, ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट चाहे तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो एक घोषणा को, एक प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है। और ये जो प्रोक्लेमेशन है उसमें वो बताएगा कि किस समय किस जगह पर उस व्यक्ति को पहुंचना है। ठीक है, पर ये जो समय और जगह बताई जा रही है, ये समय 30 दिन के भीतर ना होके 30 दिन के बाद का होना चाहिए। मानिए अगर कोई घोषणा जो है वो 1 जनवरी 2021 को पब्लिश हो रही है, प्रकाशित हो रही है, तो कम से कम उसे 30 दिन का समय देना है। मतलब आप उससे ये नहीं बोल सकते कि आपको 15 जनवरी को कोर्ट के सामने आना है या फिर 18 जनवरी को कोर्ट के सामने आना है, नहीं, कम से कम 30 दिन बोलना पड़ेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप 2 फरवरी को कोर्ट के सामने आना है, 30 दिन पूरे हो गए, या फिर 1 फरवरी को कोर्ट के सामने आना है, 30 दिन के बाद कभी भी, पर 30 दिन से कम नहीं। तो कम से कम 30 डेज की आपको बीच में स्पेस क्रिएट रखना है, जिससे कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है, उसके पास इनफ टाइम रहे चीजों को सोचने का, समझने का। ठीक है, क्या इतनी बात हम सभी लोग अभी तक समझ पा रहे हैं बच्चे? यस बोलेंगे, वही टाइप करेंगे। Yes, sir. जी ठीक सर। है, इजी है। अब बस मेरे शब्दों पे बड़ा ध्यान देते रहना, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ी सी कठिनाई आपको ज्यादा महसूस होगी। अब यहां तक की बात तो बड़ी सिंपल है, बड़ी सीधी है। कोर्ट को लग रहा है कि कोई व्यक्ति भाग गया है, छुप रहा है, तो उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी कर रहे हैं और उसको बुला रहे हैं, पर उसे कम से कम 30 दिन का स्पेस दे रहे हैं। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी सर। अब देखो आगे क्या समझना है हमको। ये जो प्रोक्लेमेशन है, इसकी जो पब्लिकेशन की बात करी ना मैंने, कि ये जो प्रोक्लेमेशन है वो क्या करी जाएगी, पब्लिश करी जाएगी। पर इसको पब्लिश कब माना जाएगा कि कोई भी प्रोक्लेमेशन पब्लिश हो गई है? इसके लिए बच्चे हमारे एक्ट के अंदर, हमारे सेक्शन के अंदर 3 तरीके बताए हैं। 3 तरीके हैं जिससे कोई भी प्रोक्लेमेशन पब्लिश करवाई जा सकती है। सबसे पहला तरीका है और सबसे कम इस्तेमाल होने वाला तरीका है कि इस घोषणा को आप सार्वजनिक तौर पे पढ़ दो, पब्लिकली पढ़ दो, ऐसी जगह से पढ़ दो जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सुन पाए, चाहे वो गांव हो, चाहे कोई चबूतरा हो, कोई चौराहा हो, जहां पे लोग, जो उस गांव के लोग रहते हैं, वो उस चीज को सुन पाए। अगर आपने पुरानी पिक्चरें देखी हैं और आपने कुछ ऐसी हिस्टोरिकल टाइप की मूवी देखी होगी अंग्रेजों के टाइम की, तो आप कभी देखोगे कि वो उनके पास एक ऐसा हूटर टाइप का चीज होता है और वो उस पे ऐसा करके बोलते हैं कि कोई भी उनको जब अनाउंसमेंट करना होता है तो ऐसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है गांव की सारी सुनने के लिए। तो सबसे पहला तरीका जो हमारा सीआरपीसी कह रहा है वो सबसे बड़ा आसान तरीका है कि वो जो भी घोषणा पत्र है जिसके तहत आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हो फलाने फलाने समय, मानो आपको लगता है कि वो जो व्यक्ति है इस गांव का रहने वाला है या इस गांव में है, तो उस गांव में या फिर उस जगह पर, किसी भी ऐसी जगह पर जहां पे लोग सुन सकें, इकट्ठा हो सकें, जैसे कोई भी चबूतरा हो गया
या फिर कोई भी एक ऐसी प्लेस हो गई जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, तो वहां पे उसको सार्वजनिक तौर पे जोर जोर से पढ़ा जाए। तो सबसे पहला तरीका तो ये है बच्चे। पर ये जो जहां पे आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं अपनी मन मर्जी से कहीं पे भी भीड़ दिखी और आपने अनाउंसमेंट कर दिया। वो जो व्यक्ति जहां पे आमतौर पर रहता है, जिसके खिलाफ वारंट इशू किया जा रहा है, उसके आसपास होना चाहिए। अगर उसका गांव है तो उसके गांव में होना चाहिए, उसकी कॉलोनी में होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है कि पब्लिकली उसको रीड कर दो। जब भी पब्लिकली रीड करोगे तो बस आपको ध्यान रखना है कि जहां से रीड हो रहा है वो एक सही जगह है, एक सही जगह है उसको रीड करने के लिए, जिससे वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे वो व्यक्ति आमतौर पर रहता है। रहने का मतलब ये नहीं कि उसके घर में ही हो, घर के आसपास, कॉलोनी में, जहां से भी वो व्यक्ति सुन सके या उसके जानने वाले सुन सके। ठीक है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल के समय पे ये सब हमको देखने को ज्यादा मिलता नहीं है। दूसरा सर, तरीका, हाँ जी बच्चे। तो अभी जो पुलिस जैसे जब होती है ना, अभी भी हम देखते हैं ढोल वगैरह लेके जाती है पुलिस, तो वो क्या हाँ, सर इसी का है पार्ट? इसी का पार्ट है बच्चे, इसी का पार्ट है ना, इसी ये का तो अभी पार्ट। भी होता है सर। नहीं नहीं, होता है, बिल्कुल होता है, पर वो है इतना पॉपुलर मीन नहीं है। सबसे जो ज्यादा कॉमन तरीका है वो हमको इस सेकंड पॉइंट में देखने को मिलता है। और सबसे एक तरीके से ये एक ऐसा तरीका है जो रिलायबल भी है। यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है इसको चिपकाया जा रहा है, एक ऐसी जगह पर चिपकाया जा रहा है जिस जिस घर में या फिर जो भी जगह है जहां पे वो व्यक्ति जो है आमतौर पर रहता है, या फिर कई ऐसी जगह पे जिस गांव में वो रहता है, जिस टाउन में वो रहता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, मैंने जब आपको सम्मन्स पढ़ाए थे तो एक ऑप्शन था सम्मन के अंदर कि अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, उसके घर वाले भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको चिपका दो जगह पे, दरवाजे पे चिपका दो, किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे चिपका दो। कुछ कुछ वैसा ही तरीका है। यहाँ पे ये जो घोषणा है उस व्यक्ति के जहां पे वो आमतौर पर रहता था उस जगह पे चिपका दो, उसके घर पे चिपका दो, घर के आसपास चिपका दो, या फिर कोई गांव गांव है तो उसके जगह जगह पे चिपका दो। जिससे देखो, जहां पे भी चिपका रहे हो, बस आपका पर्पस ये होना चाहिए कि ये ऐसी जगह है जिससे जानकारी मिल जाएगी उस व्यक्ति को। उस इंटेंशन के साथ जहां पे भी आपको जरूरी लगता है उसको अफिक्स कर दो। ये जो हमारे पुलिस है उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है। तो खास तौर पर इसको भी बड़े आमतौर पर हम देखते हैं कि जिसको यूनिवर्सल तरीके से देखा जाता है। एक तीसरा तरीका है बच्चे, ये जो प्रोक्लेमेशन है इसकी एक कॉपी लेके, इसकी एक कॉपी निकाल के चिपका देते हैं, अफिक्स कर देते हैं। कहां पे? हमारे कोर्ट में ही। जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन निकाली है उसी कोर्ट में कहीं सही सी जगह देख के, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख सकें, वहीं पे चिपका दी जाती है। अब ये जो तरीका है ये सबसे इनइफेक्टिव तरीका है किसी भी प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करने का, और ये आमतौर पर लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज किया जाता है। तो हमारे पास किसी भी घोषणा को पब्लिश करने के तीन तरीके हैं बच्चे। सबसे पहला तरीका है कि आप उसको रीड आउट करो, पब्लिकली रीड आउट करो, ऐसी जगह पर रीड आउट करो जहां पे वो व्यक्ति आमतौर पर रहता है। दूसरा तरीका है कि उसको आप चिपका दो, अफिक्स कर दो ऐसी जगह पे जहां पे वो व्यक्ति रहता है या फिर उस गांव में। या फिर अगर इन दोनों में से कुछ ज्यादा फायदा आपका नहीं हो पा रहा है तो एक और तरीका है कि आप उसकी कॉपी कोर्ट हाउस में ही लगा दो, कोर्ट हाउस में ही अफिक्स कर दो। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये बात जानने के लिए है कि इस कोर्ट हाउस में भी ये जो कॉपी चुपकाई जा रही है इसको भी हमारा सीआरपीसी सेक्शन 82 के अंदर पब्लिकेशन कंसीडर कर रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी कोर्ट ने, जिसने घोषणा निकाली है सेक्शन 82 के अंदर, अगर वो उसकी कॉपी अपने कोर्ट में भी अफिक्स करवा देता है तो वो सफिशिएंट कंप्लायंस हो जाएगी इस पब्लिकेशन वाली रिक्वायरमेंट की। पर वही बात कि उसके पीछे समझदारी कितनी है वो एक अलग क्वेश्चन है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जरूरी नहीं है कि कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय इनमें से कोई एक ही तरीका चुने। वो एक से ज्यादा तरीके भी चुन सकती है। वो उसकी घोषणा पढ़वा भी सकती है, चिपकवा भी सकती है और कोर्ट में भी लगा सकती है। ठीक है। तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी चुने जा सकते हैं
या फिर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चुना जा सकता है, और कोई भी चुना गया है वो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है पब्लिकेशन। क्या इतनी बात बच्चे हम समझ पा रहे हैं? सर जो कोर्ट डिक्लेयर किया है हाँ। उसी कोर्ट में अपेक्स किया है या और कोई कोर्ट में कर उसी सकता है कोर्ट सर? में जहां से वो प्रोक्लेमेशन इश्यू हो रही है कोर्ट में, वहीं पे। सर से वो व्यक्ति सपोज और आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है और कोई कोर्ट में अपेक्स कर सकता है उस कोर्ट एरिया पर? अगर वो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी कर रहा है तो वो इम्प्लीकेशन है कि उसका जुरिडिक्शन है, तभी तो करेगा। ऐसे ही थोड़ी ना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन, उसके सामने केस होगा, वो भाग रहा होगा, तभी तो करेगा। ठीक है, तो इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। बस आपको याद रखना है कि सेक्शन 82 के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो जो प्रोक्लेमेशन जारी की गई है उसका पब्लिकेशन होना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चे, मैं क्यों बता रहा हूं, इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं इस पब्लिकेशन वाली पार्ट पे, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिसको आगे चल के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो आएगा नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले वो यही ऑब्जेक्शन लेता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपने मुझे मेरे खिलाफ प्रोक्लेमेशन निकाली है। सबसे पहला डिफेंस यही होता है हर डिफेंस काउंसिल का। इसलिए जो हमारा सेक्शन 82 है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है इस प्रोक्लेमेशन को और इसके पब्लिकेशन को। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, पर जितना घटिया तरीका अपनाओगे उतना कोर्ट के लिए ही परेशानी है, क्योंकि प्रोक्लेमेशन का पर्पस पूरा नहीं होगा, वो व्यक्ति तक बात पहुंचेगी नहीं और वो व्यक्ति आ नहीं पाएगा। तो कोर्ट अपनी तरफ से भी कोशिश करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव तरीके को अपनाए, चाहे तो अफिक्स करवाए, चाहे रीड ओवर कराए, चाहे कोर्ट में लग जाए, जो भी उसे अपनी समझदारी से ठीक लगता हो। ठीक है, बट सर ये हाँ। थर्ड पॉइंट जो है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि जब वो अच्छा। कोर्ट प्रेमाइसिस में अगर वो कराएगा, एफिक्स हाँ कराएगा, हाँ हाँ तो सर ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो भागा हुआ अपराधी है। तो पहला तो प्रोसेस जो है वो तो सही है कि उससे उसको पता चल जाएगा, बट क्या हाँ। कोर्ट के में जो एफिक्स होगा उससे पता चलेगा उस व्यक्ति को? देखो वही है ना, देखो वही तो बात मैं बोल रहा हूं कि कोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि सबसे इफेक्टिव तरीका चुने। और एक और बात समझने वाली है, देखो अगर आप स्पेसिफिकली या प्रैक्टिकली सिचुएशन में देखोगे तो कोर्ट ज्यादातर इनमें से जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सब का बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। आप कोर्ट के पर्सपेक्टिव से देखो, कोर्ट के सामने कोई केस चल रहा है, उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू कर रखे हैं, अरे वो तो चाहेगा ही ना कि वो व्यक्ति उसके सामने आए। उसका क्या फायदा है इस तरीके से पब्लिश करने से जिससे वो व्यक्ति सामने ही ना आए। इस बात को भी हमको समझना है। अगर मानो कल को अगर हम आगे की भी स्थिति समझ लें, जैसे अगर आपके दिमाग में ये आर्ग्यूमेंट आए कि हो सकता है कोर्ट चाहता हो कि वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद भी बच्चे कुछ होता थोड़ी ना है एज एन कि कुछ बहुत ज्यादा कोर्ट का फायदा थोड़ी ना हो जाता है। सवाल वही होता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने कैसे लेके आए, क्योंकि जब तक व्यक्ति कोर्ट के सामने आएगा ही नहीं तो कोर्ट कर क्या लेगा उसके बारे में। सो कोर्ट अपनी तरफ से बड़ा सीरियस होता है इन तीनों चीजों के बारे में। बच्चे चाहे सम्मन की सर्विस हो, चाहे वारंट की सर्विस हो, और चाहे ये प्रोक्लेमेशन वाली बात हो, तीनों ये बेचारे बड़ा परेशानी की बात है कोर्ट ऑफ लॉ के लिए। वो खुद अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करता है कि सारी सिचुएशन, सारी स्थिति सही बनी रहे। यस सर, क्लियर सर। ठीक है, मतलब चलो। ये तीनों प्रोसेस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के पहले का प्रोसेस है? हाँ, यस। अभी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं हुआ है, यही बात को आज हमें बहुत डिटेल में समझना है कि अभी बस प्रोक्लेमेशन निकाली है, और प्रोक्लेमेशन क्या निकाली है कि आपको कोर्ट के सामने आना है, बस इतना हुआ है, अभी उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अब देखो और आगे हो क्या सकता है। ठीक है, अगर कोर्ट चाहे तो, अगर उसे सही लगता है तो ये जो प्रोक्लेमेशन की कॉपी है वो अखबार तक में भी निकलवा सकता है। ठीक है, अगर चाहे तो। ठीक है, अगर कोर्ट की मर्जी है, अगर कोर्ट चाहे तो किसी डेली न्यूज़पेपर में भी इस बात की पब्लिकेशन करा सकता है और बता सकता है कि जो भी उसके बारे में कंटेंट है उसमें अगर पब्लिश हो जाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि वो प्रोक्लेमेशन उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना है, ये जो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हो रहा है इसका बस एक क्राइटेरिया है, एक ऐसे न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कराना है जहां पे वो व्यक्ति आम तौर पर रहता है, ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है। ठीक है,
इस बात को बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आमतौर पर रहता है यूपी में या फिर किसी फलाने शहर में, मानो गाजियाबाद में, आप पब्लिकेशन करा रहे हो अखबार में महाराष्ट्र के में, नहीं, अपनी हिसाब से नहीं, कोर्ट जहां पे मौजूद है वहां पे कौन सा अखबार चलता है उस हिसाब से नहीं, जहां पे वो व्यक्ति ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है वहां पे जो भी न्यूज़पेपर सर्कुलेशन में है उस न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना है। अब आपको पता ही होगा हर एक न्यूज़पेपर का हर सिटी बेस्ड एडिशन होता है, हर सिटी के लिए अपना एक एडिशन होता है, और जो भी उनके तरीके होते हैं जिस हिसाब से वो टेरिटरी में बांटते हैं अपने अखबार को, उस स्थिति को सारी चीजों को कंसीडर करते हुए एक ऐसे अखबार में भी ऐड निकलवा सकता है जिसका सर्कुलेशन वहां पे हो। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका एक ये है जिससे चांसेस सही में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो कोर्ट के सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये वाली बात, न्यूज़पेपर वाली बात क्लियर है? यस सर। सर सब कुछ पॉइंट को कोर्ट अप्लाई कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं सर जो जो पॉइंट है सब पॉइंट को अप्लाई कर सकता है कोर्ट सर? सब पॉइंट को अप्लाई कर सकता है, और वही मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट पे मैं आने वाला हूं। जैसे मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाले पॉइंट पे आऊंगा तो मैं आपको समझाने वाला था इस चीज को कि ऐसी स्थिति कभी आने ना पाए। कोर्ट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, सीआरपीसी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसी स्थिति आने ही ना पाए कि कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन ले ले आके कि मेरे तक बात पहुंच नहीं पाई। इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से हमारी सीआरपीसी की लैंग्वेज भी ड्राफ्ट करी गई है वो इनको पॉइंट बाय पॉइंट बताती है। और ये जो आखिरी ऑप्शन है, ये बात नोटिस करने वाली बात है बच्चे, इन तीनों को तो एक साथ बता दिया। वो ये ना स्ट्रक्चर बड़ा इसका वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन रिक्वायरमेंट थी, जो तीन तरीके थे, इनको तो ए बी सी करके बता दिया कि कोई भी प्रोक्लेमेशन है उसको पब्लिश कर दो, ए बी और सी। और ये जो चौथा तरीका है इसको अलग से लिखा और इसमें शब्द इस्तेमाल किया में। ऐसे भी केस हैं जिसमें ये सवाल उठा कि ये जो चौथा, ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें में शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे ये दिख रहा है कि यहां पे कोर्ट की मर्जी है कि अगर वो चाहे तो अखबार के द्वारा भी पब्लिश करवा सकता है। पर वहीं ये जो बाकी के ऑप्शन लिखे हुए हैं ए बी सी, उनमें शब्द में इस्तेमाल नहीं हुआ है, शब्द इस्तेमाल हुआ है शैल। बड़ी सोचने वाली बात है। देखो सारों को ध्यान से देखो, इट शैल बी, इट शैल बी, इट शैल बी। और जब हम शैल को इंटरप्रेट करते हैं, आप सबको पता है शैल क्या दर्शाता है, बाध्यता। तो ऐसे भी कंक्लूजन्स निकाले गए हैं कि जो ए बी और सी पॉइंट है उनको तो कोर्ट को करना ही करना चाहिए अगर वो सही में दर्शाना चाहता है कि वो अपनी तरफ से ऑनेस्टली उस चीज का प्रोक्लेमेशन को ऑफेंडर तक पहुंचाना चाह रहा था, एक्यूज व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहा था। उसके बाद ये जो चौथा ऑप्शन है इसको वो एक्सरसाइज कर सकता है। कभी कभी अगर कोई जज साहब हैं और वो इस वाले पॉइंट के अंदर जहां पे चॉइस की पार्ट है, मे वाला पार्ट है, अगर वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोक्लेमेशन है वो न्यूज़पेपर के अंदर निकले, तो कई बार वकील साहब ऑब्जेक्शन ले लेते हैं कि पहले के जो ये तीन तरीके हैं इनको आप पूरा करो। जब इनको आप पूरा करोगे तभी आपके पास चॉइस आएगी इस पॉइंट के अंदर कि आप उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकते हो। तो इतने लेवल का प्रेशर होता है बच्चे किसी भी कोर्ट के सामने, क्योंकि बच्चे देखो क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल केस पढ़ रहे हैं, किसी के खिलाफ वारंट इशू हुआ है, वारंट इशू हुआ है मतलब वारंट केस है, वारंट केस है मतलब सीरियस ऑफेंस है। तो कोर्ट के भी इंटरेस्ट में यह है कि वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने आ जाए, और असल में मैं आपको सच बताऊं उस व्यक्ति के भी इंटरेस्ट में यही है कि वो जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने आ जाए। इसलिए ये जो सेक्शन 82 की ड्राफ्टिंग है इतनी क्रिप्टिक, इतनी टेक्निकल है। पर अगर हमको आंसर लिखना पड़ रहा है तो बच्चे पैटर्न यही फॉलो करना है जिस पैटर्न में मैंने आपको बताया।
जब भी पब्लिकेशन की बात करोगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, रेड ओवर, अफिक्सेशन और कोर्ट रूम। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, फिर एक इंडिपेंडेंट पॉइंट बनाना न्यूज़पेपर के बारे में। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग? स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। बस इसको नोट्स में जरूर नोट करते चलना। चलो, एक बार पूरा सेक्शन खत्म होगा ना, तो मैं पूरे सेक्शन का एक बार आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो, अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि कोर्ट लिखित में दे रहा है, जिसमें बोल रहा है कि जो प्रोक्लेमेशन है उसने निकाला है, और ये जो प्रोक्लेमेशन है उसको पब्लिश किया गया था। देखो बच्चे, वही बात जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, लिखित में कोर्ट दे रहा है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोर्ट लिख के दे रहा है कि उसने प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करवाया, ड्यूली पब्लिश करवाया। ड्यूली मतलब सही से पब्लिश करवाया, तो उसके गले में फंदा लटका हुआ है, और ये भी लिखेगा कि कौन से दिन करवाया, किस तरीके से करवाया, सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा जो मैंने अभी आपको बताई, जो भी तरीके अपनाए उसने। ठीक है, पर एक बात सबसे अच्छी है, अगर कोर्ट ने एक बार लिखित में दे दिया कि उसने प्रोक्लेमेशन का पब्लिकेशन कराया है और इस तरीके से कराया है, तो वो जो है कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा इस बात का कि कोई भी प्रोक्लेमेशन जो इस कोर्ट ने निकाली थी उसका ड्यू पब्लिकेशन करा गया था, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीजें जरूरी हैं किसी भी प्रोक्लेमेशन के पब्लिकेशन करने के लिए या किसी भी प्रोक्लेमेशन के वैलिड होने के लिए, वो सारे के सारे, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया था। देखो, समझो, बड़ा ध्यान से समझो बच्चे। कानून ये समझने की कोशिश कर रहा है और वो समझ पा रहा है कि कल को जब ऑफेंडर आएगा तो उसके वकील साहब पहली चीज क्या कहेंगे, वो क्वेश्चन पब्लिकेशन पे ही उठाएंगे। इसलिए सेक्शन ही ये बात कह रहा है कि पहले तो कोर्ट की पूरी जिम्मेदारी है कि ये जो घोषणा है उसको सही तरीके से, जो भी तरीका बताया है उसको फॉलो करते हुए पब्लिश करे, उसको ध्यान रखना है। पर अगर एक बार कोर्ट ने लिखित में ये दे दिया कि उसने किसी प्रोक्लेमेशन को फलाने फलाने तरीके से पब्लिश करवा दिया है, ये जो स्टेटमेंट है कोर्ट ऑफ लॉ की बच्चे, ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स अभी तक हमने पढ़ी हैं वो पूरी करी गई थी कोर्ट के द्वारा। कहने का मतलब है कोर्ट से कोई भी बहसबाजी नहीं करेगा, कोर्ट पे कोई भी सवाल नहीं उठाएगा कि तुमने ये किया था या वो किया था या ये नहीं किया या वो नहीं किया। अगर कोर्ट ने बोल दिया है कि मैंने पब्लिकेशन किया है और वो तारीख भी बता रहा है कि इस दिन किया है और तरीका भी बता रहा है कि किस तरीके से किया है, अगर कोर्ट ने ये लिखित में एक बार दे दिया अपने ऑर्डर के अंदर, बच्चे बात खत्म। ये मान लिया जाएगा कि कोर्ट ने जो तरीका बताया है उस तरीके से, जो तारीख बताई है उस तारीख को, उस प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर दिया गया था। कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब कोर्ट अलाउ भी नहीं करेगा दूसरी पार्टी को कि वो इस बात को चैलेंज करे, कि वो कोर्ट की कही हुई बात को क्वेश्चन करे। कंक्लूसिव प्रूफ, इतनी ताकत दी गई है केवल एक वजह से कि किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और कोई भी एक्यूज सवाल ना उठा पाए किसी न्यायालय की समझदारी पे। क्या हम इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं बच्चे? कंक्लूसिव प्रूफ वाले पॉइंट को समझ पा रहे हैं? जी सर। सर बड़ा यस सर, क्लियर। सेक्शन 82 की बैकबोन देख रहे हो आप। अगर ये 4 लाइनें नहीं लिखी होती ना तो सेक्शन 82 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती और बस कटघरे में जाके बहसबाजी हो रही होती एक जज के बीच में और एक एक्यूज के बीच में, जो कोई नहीं चाहेगा कभी भी। केवल इस बात की वजह से, और खास करके केवल इन 2 शब्दों की वजह से, कि अगर कोर्ट ने कह दिया तो मतलब कह दिया।
अब तुम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। अब कोर्ट आपको बिठा के समझाने के लिए बाध्य नहीं है कि किया था या नहीं किया था, या कोर्ट की क्या इंटेंशन थी। अगर लिखित में दे रहा है, डिटेल बता रहा है, दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। इसको बच्चे जरूर लिखना। चलो आगे बढ़ो, और आगे क्या कह रहा है। ठीक है, जब भी कोई भी प्रोक्लेमेशन पब्लिश की जाती है किसी भी व्यक्ति के बारे में, ध्यान से सुनना बच्चे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे सबसेक्शन 4 पे। स्पेसिफिकली मैंने 4 इसलिए लिखा है क्योंकि इसी के ऊपर हम आज केस पढ़ेंगे। जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी प्रोक्लेमेशन पब्लिश की जाती है जिसपे जो एक्यूजेशन लगा है, जो उस पे आरोप लगा है, वो आरोप इनमें से किसी अपराध का है। बच्चे बहुत सारे सेक्शन है, मैं सबका तो नहीं बता पाऊंगा, पर कुछ देख पा रहे हो आप, बड़े इंपॉर्टेंट है। मर्डर जैसे सीरियस ऑफेंस है, ठीक है, 304 कल्पेबल होमिसाइड जैसे सीरियस ऑफेंसेस हैं। अगर इनमें से किसी भी सेक्शन के अंदर वो अपराध गिर रहा है जिस व्यक्ति के बारे में प्रोक्लेमेशन इशू करा गया है, ऐसी अगर स्थिति है बच्चे तो, और जो व्यक्ति है जिसके बारे में प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था वो कोर्ट के सामने नहीं आता है, एपियर नहीं होता है उस जगह पर और उस समय पर जो प्रोक्लेमेशन में लिखी गई थी, अगर कोर्ट चाहे तो। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बच्चे इस चीज को गलत करके आते हैं। अगर ये स्थिति सेटिस्फाई हो रही है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट चाहे तो, अगर उसे लगता है कि जरूरी है, तो ये प्रोनाउंस कर देगा, घोषणा कर देगा कि वो जो व्यक्ति है जो प्रोक्लेमेशन के बावजूद हमारे सामने नहीं आया और जिसने इनमें से कोई भी अपराध किया है, वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। क्या है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। यही शब्द के पीछे हम भाग रहे हैं बहुत समय से, और कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जो सेक्शन 82 है, सेक्शन 82 है, वो पूरा का पूरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में। बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 82 का केवल और केवल एक सबसेक्शन 4 केवल ये बात करता है किस शब्द की? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। और ये कब हो रहा है? किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन निकाली गई है, उसका पब्लिकेशन हुआ है, और वो व्यक्ति उस घोषणा के बाद भी कोर्ट के सामने नहीं आया है उस समय पर, उस जगह पर जहां पे उसे आना था। और ना केवल इतना, इसके साथ साथ उस व्यक्ति ने स्पेसिफिकली इनमें से कोई एक अपराध किया हुआ है, इनमें से ही कोई एक अपराध किया होना चाहिए। केवल तभी उस व्यक्ति के खिलाफ आप ये घोषणा जारी कर सकते हो कि वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। क्या है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो यहां पे जो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो हमारी पहली घोषणा थी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि कोई व्यक्ति वारंट के बावजूद पेश नहीं हो रहा है तो उसके बारे में घोषणा की जा रही है क्योंकि कोर्ट को लग रहा है कि वो भाग गया है या छुप रहा है। वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं है। पहली प्रोक्लेमेशन की वजह से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हो जा रहा है कोई भी। पहली प्रोक्लेमेशन के बावजूद अगर कोई कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण, उसने इनमें से कोई एक अपराध किया है, तब जाके अगर कोर्ट चाहे तो, फिर भी जरूरी नहीं है, अगर कोर्ट चाहे तो किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। तब जाके दिस लॉन्ग प्रोसेस, पहली प्रोक्लेमेशन, उसका फेलियर, इनमें से कोई एक अपराध, फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन, उसके बाद आता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का डिक्लेरेशन।
क्या हम सभी लोग समझ पाए हैं बच्चे इस बात को? अभिनय, ज्योत्सना, लोपा? यस सर, यस सर सर, 30 क्लियर सर। डेज के बाद नहीं प्रेजेंट हुआ तो उसके बाद डिक्लेयर होगा सर। हाँ, उसको अगर जो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया था प्रोक्लेमेशन के अनुसार वो अपीयर नहीं हुआ और उसने इनमें से कोई एक अपराध किया है, तब जाके वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होगा। यूट्यूब पे बच्चे सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार वाई टाइप करते रहो। जी बच्चे। The concept of lookout notice comes here. लुकअप नोटिस, विल कम टू दैट क्योंकि वॉइस में थोड़ा सा ब्रेक है बच्चे। जितना मैं समझ पाया लुकअप नोटिस की बात कर रहे हो आप? Yes sir, yes sir. हाँ, विल कम टू दैट क्योंकि अभी ये जो सेक्शन 82, 83, 84 दिस इज द एंटायर ट्रेन जो इसी चीज के बारे में बात करेगी। ठीक है, अभी बस बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रित करो इसी बात पे, क्योंकि अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अभी तो मैं जब इसको कंक्लूड करूंगा ना, तब आप सोचोगे सर कितनी सारी बातें हैं जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, अब ये जो आखिरी बात है जो हमको याद रखनी है, ये हमारा सबसेक्शन 5 है। ये कहता है कि ये जो सबसेक्शन 4 के अंदर हम किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि वो आया नहीं प्रोक्लेमेशन के बावजूद और उसने उनमें से कोई अपराध किया था। जब ये वाली डिक्लेरेशन की जा रही है, वहां पे भी बच्चे सेम प्रक्रिया फॉलो करी जाएगी जो प्रक्रिया पहली वाली प्रोक्लेमेशन के लिए करी गई थी। जिस तरीके से उस पहली वाली प्रोक्लेमेशन को पब्लिश किया गया था, रीड ओवर करके, अफिक्सेशन करके, कोर्ट में लगा के या फिर न्यूज़पेपर में निकाल के, बिल्कुल उसी तरीके से बच्चे बाय द सेम प्रोसेस ये जो दूसरी प्रोक्लेमेशन है जहां पे उस व्यक्ति को आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये भी आपकी बच्चे बिल्कुल सेम प्रक्रिया फॉलो करते हुए जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जो प्रोसेस हमने पहली प्रोक्लेमेशन के लिए फॉलो किया था वही सेम प्रोसेस हम इस दूसरी प्रोक्लेमेशन के लिए जहां पे हम किसी को ऑफेंडर डिक्लेयर कर रहे हैं किया जाएगा। उसी तरीके से उसका पब्लिकेशन होगा। पहले मैं एक बार डिक्लेयर करने के बाद एंड डिक्लेयर करने के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, अब उसको पब्लिश भी तो करोगे, पहुंचाओगे भी तो। वो पहुंचाने के लिए सेम प्रक्रिया फॉलो होगी जो पहले वाले हमने सीखा था, जो 3 तरीके थे और जो न्यूज़पेपर वाला तरीका था। अब एक बार मैं कंक्लूड कर रहा हूं बच्चे, पूरे सेक्शन को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो उसको लिख लेना। ठीक है, कहानी शुरू होती है कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ है, उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू कर रखा है। वारंट का इशू होना बड़ा मुश्किल है, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स है। कोई कोर्ट है, उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू कर रखा है, वारंट इशू हो रखा है, तभी बात आएगी 82। और वारंट इशू होने के बावजूद वो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है और कोर्ट को ऐसा लग रहा है, मतलब कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है कि ये वारंट एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पा रहा है, या तो वो जो व्यक्ति है वो भाग गया है, फरार हो गया है, या फिर वो जो व्यक्ति है वो कहीं छुप रहा है। केवल इन 2 स्थितियों में अगर कोर्ट चाहे तो प्रोक्लेमेशन जारी कर सकता है। और ये जो प्रोक्लेमेशन है इसमें क्या क्या लिखेगा, उसमें लिखेगा कि उस एक्यूज्ड व्यक्ति को कब और कहां पे पहुंचना है और उसे कम से कम 30 दिन का समय देगा। तो जो भी डेट बता रहा है कि उस दिन आना है, वो कम से कम 30 दिन बाद की होनी चाहिए जब उसका पब्लिकेशन हो रहा है। जब बात आती है कि पब्लिकेशन कैसे होगा, उसके पहले तो 3 तरीके बताए गए हैं बच्चे, जहां पे शब्द शैल लिखा गया है और वहां पे लिखा गया है कि आपको जो प्रोक्लेमेशन है उसको रीड ओवर करवा सकते हो उसके घर के आसपास, उसके विलेज में, उसके टाउन में, या फिर उसको अफिक्स करवा सकते हो, चिपकवा सकते हो, या फिर उसे कोर्ट में लगवा सकते हो। तीनों में से जो भी आपको, वैसे शैल लिखा है, कोर्ट ज्यादा इफेक्टिव पाने के लिए अपने आप को फॉलो करने की कोशिश करता है।
इसके बाद अगर कोर्ट चाहे तो, यहां पे शब्द लिखा हुआ है मे, इसलिए ये चौथे पॉइंट को हमेशा अलग लिखना है, साथ में नहीं लिखना है। अगर कोर्ट चाहे तो इसके साथ ही साथ उस प्रोक्लेमेशन को अखबार में भी निकलवा सकता है, न्यूज़पेपर में भी ऐसे निकलवा सकता है, पर वो न्यूज़पेपर ऐसा होना चाहिए वो उस जगह पर जहां पर वो व्यक्ति आमतौर पर रहता है उस जगह पर उस न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन हो। ये बात हो गई पब्लिकेशन की। अब आते हैं कंक्लूसिव प्रूफ वाली बात पे। एक बार अगर किसी कोर्ट ने ये लिख के दे दिया कि उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया था और उसका फलानी फलानी तारीख को फलानी फलानी तरीके से पब्लिकेशन करवा दिया था, ये जो रिटन स्टेटमेंट है किसी भी कोर्ट के द्वारा, वो इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगी कि जो भी रिक्वायरमेंट सेक्शन 82 बता रहा है एक प्रोक्लेमेशन के बारे में, उसको पूरा किया गया है, उसको पूरी तरीके से फॉलो किया गया है, और वो उस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कहने का मतलब है उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोर्ट की बात पे कोई सवाल उठा नहीं सकता है। अब जाके बात आती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है और वो व्यक्ति उसके बावजूद नहीं आता है कोर्ट के सामने बताए गए समय पे, बताए गए दिन, और अगर उस व्यक्ति ने कुछ अपराधों में से कोई अपराध किया है जो सारे के सारे खतरनाक टाइप के अपराध हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोर्ट चाहे तो, अगर उसे ठीक लगता है तो, जरूरी नहीं, उस व्यक्ति के खिलाफ एक और घोषणा जारी कर सकता है जिसमें वो लिख सकता है कि ये व्यक्ति अब क्या है, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। और ये जो दूसरी घोषणा होगी इसके भी पब्लिकेशन के लिए वही सारी रिक्वायरमेंट्स लागू होंगी जो कि पहली प्रोक्लेमेशन के लिए लग रही थी। अब बताइए बच्चे, क्या हम लोग पूरा सेक्शन 82 की कहानी समझ पा रहे हैं? यस सर, क्लियर सर। यस सर, क्लियर है? यस सर, कविता, श्रेय, स्वागता, क्लियर है बच्चे? कहीं डाउट नहीं है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो अब ये तो बात होगी बच्चे हमारे सेक्शन 82 की प्रोक्लेमेशंस की। अब इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा जरूरी है उसको भी समझना। और मैंने जैसे आपको शुरू में भी बताया, इस केस को बच्चे जरूर लिखना है जब भी आप सेक्शन 82 को डिस्कस करोगे। इस केस का नाम है बच्चे संजय भंडारी वर्सेस स्टेट, एनसीटी ऑफ दिल्ली 2018 का केस है। यहां पे क्या हुआ बच्चे, एक जगह का सर्च और सीजर की प्रक्रिया शुरू करी गई थी एक व्यक्ति के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ, सेक्शन 132 के अंदर, सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ कंपनी के खिलाफ, कुछ जो अब कोर्ट के सामने आ रहे हैं लोग, उनके खिलाफ ये प्रक्रिया शुरू करी गई थी। ठीक है, तो प्रोसीडिंग कहां की है? इनकम टैक्स एक्ट की। एक एक चीज को बस नोट करते चलिएगा, ठीक है। जब ये पूरा सर्च और सीजर चल रहा था तब कुछ फोटोकॉपी मिली, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, और ये जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए इसमें सर्च एंड सीजर में, ये डॉक्यूमेंट्स बड़े ही कॉन्फिडेंशियल नेचर के थे और ये जुड़े हुए थे बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। सोचो, डिफेंस के सीक्रेट्स थे इन डॉक्यूमेंट्स में। इनकम टैक्स वाले तो बेचारे ढूंढने कुछ और गए थे, अपने जो भी छुपाया हुआ पैसा है उसके एविडेंस हैं ढूंढने तो वो गए थे, उन्हें मिल क्या गया? सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। तो बड़ा ही एकदम से एक आम केस, एक बड़ा ही सीरियस केस बन गया। और देखो आगे और क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये सारे रिकवरी हुई थी, इसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू करी गई बच्चे, केस चल रहा है। अब इस व्यक्ति के खिलाफ वारंट भी इशू कर दिया गया, और वारंट जैसा कि मैंने आपको बताया, वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, और वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था इसलिए कोर्ट को लगा कि वजह ये है कि ये जो व्यक्ति है वो यहाँ तो छुप रहा है या भाग गया है तो आप देख पा रहे हो कि स्थिति कौन सी बन रही है, सेक्शन 82 वाली। क्योंकि कोर्ट को लग रहा था ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ वारंट इशू किया है वो भाग गया है या छुप रहा है, कोर्ट ने सेक्शन 82 के अंदर उसके खिलाफ क्या निकाल दिया? प्रोक्लेमेशन निकाल दिया। और ये जो प्रोक्लेमेशन है, जैसे मैंने आपको बताया,
वो सारी जो 3 तरीके थे उनको तो अपनाया ही गया, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर में भी निकाला गया, हिंदुस्तान टाइम्स में निकाला गया, नव भारत टाइम्स में निकाला गया। ठीक है, तारीख भी बता रहा है कोर्ट, देख रहे हो, वही कंक्लूसिव प्रूफ वाली बात। 25 जनवरी 2017 को ये किया गया। ठीक है, इसके बावजूद, इस पूरी प्रक्रिया के बावजूद, इस पूरे प्रोक्लेमेशन के बावजूद, अखबारों में निकालने के बावजूद, ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ वारंट जारी किए गए थे वो कोर्ट के सामने नहीं आ पाया उस बताई हुई तारीख को, बताए हुए दिन। अब क्या, कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो व्यक्ति है कि ये नहीं आ पा रहा है, प्रोक्लेमेशन के बावजूद नहीं आया है, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 82(4) के अंदर। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रोक्लेमेशन के बावजूद कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है कोर्ट के सामने, तो उसके खिलाफ अगर कोर्ट चाहे तो किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की नई घोषणा जारी कर सकते हैं। पर इसमें इश्यू क्या आया, वजह क्या है कि हमको ये पढ़ना पड़ रहा है केस। इसमें सवाल ये उठा है कि ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये जो घोषणा जारी कर दी है कि वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो आया तो नहीं है, मतलब उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी की गई थी, उसके बावजूद वो आया नहीं था, पर उसने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया है जिन अपराधों का मेंशन हमारा सेक्शन 82 का 4 करता है। मैंने बताया था ना कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की घोषणा जारी करनी है तो यह भी जरूरी है कि वो व्यक्ति आया ना हो पहले प्रोक्लेमेशन के रेस्पॉन्स में, साथ ही साथ उसने जो अपराध किया है उस पर जो एक्यूजेशन है वो उन स्पेसिफिक ऑफेंसेस का होना चाहिए। पर यहां पे जो एलिगेशन है बच्चे, उनमें से किसी भी अपराध में नहीं गिर रहा है। तो सवाल यही है, क्या कोर्ट के पास ताकत थी ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की घोषणा जारी करने की, क्योंकि उसने उनमें से कोई भी अपराध नहीं किया था जिसकी बात सेक्शन 82(4) में हो रही है। तो सवाल यहां कोर्ट की ताकत पे उठ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या क्या देखना है, अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, अब आप देख पा रहे होगे कि कोर्ट के सामने सवाल क्या आ रहा है। एक तरफ हमारा सीआरपीसी है और सीआरपीसी एक क्लियर प्रोसेस बता रहा है और वो कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि पहले एक प्रोक्लेमेशन दी गई हो और उस प्रोक्लेमेशन के रेस्पॉन्स में वो व्यक्ति आया ना हो और साथ ही साथ में उसने इनमें से कोई एक अपराध किया गया। जो पहले की सारी रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी हो रही हैं इस केस में, वारंट भी दिया, प्रोक्लेमेशन भी दिया, वो नहीं भी आया, पर बस एक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है कि उस व्यक्ति ने उनमें से कोई भी अपराध नहीं किया है जिसकी बात सेक्शन 82(4) करता है। तो सवाल ये है कि ये जो रिक्वायरमेंट है कि उन्हीं में से कोई एक अपराध होना चाहिए, क्या ये मैंडेटरी है? क्या कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोर्ट अगर चाहे तो किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दे भले ही उस व्यक्ति ने उनमें से कोई भी एक अपराध ना किया गया हो? यही सवाल बच्चे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है कि इस सेक्शन 82(4) को इंटरप्रेट करना कैसे है। क्या कोर्ट की ताकत सच में लिमिटेड है या फिर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है बाकी की सिचुएशंस में भी कि वो किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हैं भले ही 82(4) की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। यही बच्चे पूरे केस का डिस्कशन है, पर जिस तरीके से इस डिस्कशन को होल्ड किया गया है वो बहुत प्यारा है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कह रहा है, देखिए समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले वो बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 82(1) की। 82(1) की मतलब जिसमें पहला प्रोक्लेमेशन दिया जाता है। ये कोर्ट कह रहा है कि जो हमारा सेक्शन 82 का 1 है वो क्या करता है, कोर्ट को ये ताकत देता है कि वो पब्लिश कर सकता है एक रिटन प्रोक्लेमेशन किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो वारंट के रेस्पॉन्स में आया नहीं है, और उस प्रोक्लेमेशन के जरिए वो उसको फोर्स कर सकता है कि उसे किसी जगह पर किसी समय पर कोर्ट के सामने उपस्थित होना है। तो ये ताकत जो है उसे सेक्शन 82(1) से मिल जाती है। इसमें तो कोई भी चैलेंज नहीं है, यहां पे तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि सेक्शन 82(1) की अगर ताकत लगानी है मतलब ये जो पहला वाला प्रोक्लेमेशन जारी करना है तो उसमें कोई ऐसा अपराध होना चाहिए या वैसा अपराध होना चाहिए, क्योंकि ये जो 82(1) है वो ओपन प्रोविजन है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि कोई भी एक स्पेसिफिक ऑफेंस होना चाहिए। कोई भी ऑफेंस हो, बस वारंट इशू हुआ होना चाहिए और ऐसी स्थिति है वो व्यक्ति नहीं आ रहा है और कोर्ट को लग रहा है कि वो भाग गया है या फिर छुप रहा है,
तो आप प्रोक्लेमेशन जारी कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक ऑफेंस का क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है सेक्शन 82(1) के अंदर। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को क्लैरिफाई किया कि 82(1) जो है वो न्यूट्रल है, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 82(1) के अंदर क्योंकि कोई सेक्शन का बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है, तो आधार क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। किस बात का, कि वो जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है वो भाग गया है या फिर छुप रहा है। केवल यही दो आधार है जहां पे वो कोर्ट जो है सेक्शन 82(1) की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट हमको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ से देखें तो हमें लगता है कि 82 एक बड़ा ही ब्रॉड सेक्शन है जिसके अंदर कोर्ट कभी भी चाहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी कर सकता है। पर जब उसको दूसरे एंगल से देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि 82(1) की अगर प्रोक्लेमेशन जारी करनी है तो यह जरूरी हो कि कोर्ट के पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि वो व्यक्ति या तो भाग रहा है या छुप रहा है। केवल इन दो परिस्थितियों में वो पहली प्रोक्लेमेशन जारी कर सकता है। तो दोनों एंगल को हमको साथ में रखना है, तभी हम समझ पाएंगे। ठीक है, अब आता है वो, अब उसने 82(1) को रख दिया एक तरफ, पहली प्रोक्लेमेशन की जो बात थी उसको रख दिया साइड में। अब वो बात कर रहा है दूसरी प्रोक्लेमेशन की जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात करती है। ये कह रहा है जब हम आते हैं सेक्शन 82(4) पे, यहां पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन पहले से ही जारी हो रखी है सेक्शन 82(1) के अंदर, और उसके बावजूद वो कोर्ट के सामने आया नहीं है, तब जाके कहीं पे 82(4) की बात आती है। तो यहां पे कोर्ट दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सेक्शन 82 का 4 है ये सीधे तरीके से डिपेंड करता है किसमें, सेक्शन 82 के 1 पे। क्योंकि जब तक सेक्शन 82 की 1 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, मतलब जब तक कि पहला प्रोक्लेमेशन जारी नहीं होगा, ये दूसरा प्रोक्लेमेशन जारी हो ही नहीं सकता जहां पे आप किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करते हो। तो सीधे सीधे डिपेंडेंसी है सेक्शन 82(4) की सेक्शन 82(1) पे। तो इस पहले डिपेंडेंसी को भी समझना है हमको। देखो हर एंगल से सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है 82 के स्ट्रक्चर को। ठीक है, फिर कह रहा है कोर्ट कि सेक्शन 82(4) को अगर छोड़ दें, पर उसके अलावा सेक्शन 82 के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जहां पे हमको पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी किया है और वो उसको कंप्लाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है। देखो बड़े सोचने वाली बात है, कोर्ट ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। कोर्ट कह रहा है कि एक बार को ये भूल जाओ कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जैसी कोई चीज है 82(4) के अंदर, उसे रख दो साइड में। क्या उसके अलावा सेक्शन 82 के अंदर कोई भी ऐसी बात कही गई है जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उस पहली वाली प्रोक्लेमेशन के बावजूद अगर नहीं उपस्थित हो रहा है, नहीं अपीयर हो रहा है, तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं है ऐसा। बस इतना लिखा हुआ है कि सेक्शन 82(1) के अंदर आप प्रोक्लेमेशन जारी कर सकते हो, ऐसे ऐसे आपको पब्लिकेशन करना है, कंक्लूसिव प्रूफ होगा, बस इतना लिखा हुआ है। पर यह कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर कोई उस प्रोक्लेमेशन को नहीं मान रहा है, नहीं अपीयर हो रहा है, तो उसके खिलाफ कोर्ट कर क्या सकती है। केवल एक सेक्शन है इसके बारे में, एक सब सेक्शन है जो है 82(4), जो बोलता है कि अगर कोई नहीं अपीयर हो रहा है पहली प्रोक्लेमेशन के बावजूद, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हो, इस तरीके से उस व्यक्ति को जवाब दे सकते हो। पर यहां पे ये रिक्वायरमेंट लगा दी है कि ये जवाब तभी दे सकते हो, किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तभी डिक्लेयर कर सकते हो जब उसने इनमें से कोई अपराध किया हो। बड़ी सोचने वाली बात है। क्या जो हमारा सीआरपीसी लोग बना रहे थे, क्या वो इन्हीं सेक्शंस के बारे में ये रिलीफ देना चाहते थे कोर्ट को कि अगर कोर्ट की बात कोई नहीं मान रहा है तो केवल जब उन्होंने ये वाले अपराध किए गए होंगे तभी उनके बारे में कोई कोर्ट कुछ कर पाएगा, वरना उसके प्रोक्लेमेशन की कोई वैल्यू नहीं है। एक ऐसी व्यक्ति के खिलाफ जिसने उनमें से कोई अपराध नहीं किया है, जिनकी व्याख्या 82(4) के अंदर की गई है, उन व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, भले ही उन्होंने उस कोर्ट के प्रोक्लेमेशन को ना माना हो। ये बड़ी अटपटी सी सिचुएशन है, ये तो बड़ी दिक्कत है।
मतलब आप किसी चीज की ताकत भी दे रहे हो और उस चीज को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं रहे, और जो करने वाली चीज है उसको आपने कुछ ही सेक्शंस में बांध दिया कि केवल उस सेक्शन में ही वो परिस्थिति गिरेगी, तभी आप कुछ कर सकते हो, मतलब उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हो। कोर्ट यहां तक पहुंच गया, और यहां से जो कोर्ट हमसे बात कहने की कोशिश कर रहा है हमको बड़ी वैलिड लग रही है। शुरू में जब हमने केस शुरू किया था तो बड़े कॉन्फिडेंस से आपके दिमाग में आ रही होगी, सर नहीं, वही ऑफेंसेस होने चाहिए, वही अपराध होने चाहिए, तभी बात बनेगी। पर जिस तरीके से कोर्ट ने ये क्वेश्चन रेज किया है, यहां से तो थोड़ा हमें सोचने पे मजबूर हो रहे हैं हम कि ऐसा कैसे हो गया यार, कोर्ट इतना पावरलेस कैसे हो गया अबाउट द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन, अगर उनमें से कोई ऑफेंस नहीं है तो। अब देखिए इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट आगे कह रहा है, अगर हर एक व्यक्ति, ध्यान से देखना, कोर्ट सबसे अच्छी बात इस जजमेंट की यह है कि हर एक एंगल से देखा है कोर्ट ने, केवल जज साहब के एंगल से नहीं देखा, केवल एक्यूज के एंगल से नहीं देखा, पूरे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बोला है। अभी एक ऐसी बात बोली जहां पे हमें कोर्ट पे थोड़ी सी दया आ गई, अब देखो जस्ट उलट बात बोल देगा। अब कह रहा है अगर हर एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई प्रोक्लेमेशन जारी करी गई है सेक्शन 82(1) के अंदर, मतलब वही पहली वाली जो प्रोक्लेमेशन है, अगर वो जारी की गई है, अगर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मान लेंगे हम जब भी वो उस प्रोक्लेमेशन के रेस्पॉन्स में नहीं आएगा, तो फिर सेक्शन 82(4) का फायदा ही क्या है? फिर तो सेक्शन 82(4) का कोई लॉजिक ही नहीं रह जाता। समझो, इस आर्ग्यूमेंट को भी समझने की कोशिश करो। वो कह रहा है कि अगर हम कोर्ट पे हमें दया आ गई और हम अगर कोर्ट की बात को मान लें और ये बोल दें कि जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट की पहली प्रोक्लेमेशन को नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, तो कोर्ट के पास ये ताकत है कि उस व्यक्ति को वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है। अगर हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर ये जो सेक्शन 82(4) है, इसका पर्पस क्या है, इसका लॉजिक क्या है? ये जो बात है, ये जो भाग है जिसमें उसने इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आईपीसी के ये सेक्शन होने चाहिए, कुछ तो दिमाग में रहा होगा। अरे किसी ने ड्राफ्ट किया है, इतने सारे, एक दो भी मेंशन नहीं किए हैं, 20-25 सेक्शन मेंशन किए हैं, तो कुछ तो सोच समझ के करे होंगे, कोई तो कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा होगा। और जब कोर्ट ने एनालाइज किया उन सेक्शंस को जिनको मेंशन किया गया है, कोर्ट ने यही पाया कि वारंट केस की कैटेगरी में तो गिर रहे हैं सारे के सारे अपराध, पर वो सीरियस अपराध है जिनमें सजा अच्छी खासी है। तो यहां पे थोड़ा सा एक इशारा देखने को मिल रहा है हमारे ड्राफ्टर्स की तरफ से, कानून बनाने वाले लोगों की तरफ से न्यायालय को एक इशारा मिल रहा है कि वो ये चाहते थे कि ये जो पावर है किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने की, ये केवल ऐसी स्थिति में लागू होनी चाहिए जहां पे मामला सीरियस हो। क्योंकि ये जो किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करना है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पे पुलिस वाले आपको कहीं पे भी किसी भी वक्त बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। आपको एक भगोड़ा घोषित किया जा रहा है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और दूसरे एंगल से हम देखें, समझने की कोशिश करना बच्चे, जो मैं आर्गुमेंट बोलने जा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। जो 82(1) की जो प्रोक्लेमेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? बस इतनी सी है कि किसी केस में वारंट इशू किया गया और वो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, और जो बाकी की रिक्वायरमेंट है वो तो जज साहब के मन के अंदर है कि कोर्ट को लग रहा है, विश्वास करने का कारण है कि वो व्यक्ति भाग गया है या छुपा हुआ है। पर जो ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं कि वारंट केस होना चाहिए, वारंट केस कौन सा केस होता है? वारंट केस एक ऐसा केस होता है जिसमें सजा 2 साल से ज्यादा की है। तो हर एक वारंट केस तो सीरियस केस नहीं है। मानो एक ऐसा अपराध जिसमें सजा 3 साल की है, कोई बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस तो नहीं है जिसमें किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाए, या 4 साल की है,
यहाँ 5 साल की भी है, इतने सीरियस नहीं है कि उनके लिए इतना बड़ा स्टेप लिया जाए। तो यहाँ पे कोर्ट इस बात को समझ रहा था, अगर हम इस रिक्वायरमेंट को हटा देंगे कि इन सेक्शंस की होने की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट हर एक वारंट केस में उसके पास ये ताकत आ जाएगी कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकेगा। किसी ने कहीं पे छोटी मोटी चोरी कर ली, थेफ्ट, 3 साल की सजा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा उसको। ऐसा नहीं है ना, बड़ा कॉन्सिक्वेंस है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का, तो उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उन स्थितियों पे लगाना पड़ेगा जहां पे मामला सीरियस है। और यही बात दिमाग में थी हमारे ड्राफ्टर्स के, जब उन्होंने सेक्शन 82(4) के अंदर स्पेसिफिक सेक्शंस को मेंशन किया जहां पे उनको ठीक लगा कि केवल और केवल इन्हीं स्थितियों में कोर्ट के पास ताकत होनी चाहिए कि वो किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सके, केवल उन स्थितियों में, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो रिलीफ है ये केवल इन खतरनाक सिचुएशन में ही इस्तेमाल किया जाए, वरना ये रोज का काम हो जाता है। अरे आज उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, अरे आज उसको कर दिया, कोई फायदा ही नहीं रहता। फिर दूसरी तरफ से वही जवाब कोर्ट की तरफ से, ऑब्जेक्शन तो लेगा ना कोर्ट। फिर तो हम घूम के वहीं आ गए कि मतलब जो पहली प्रोक्लेमेशन है, अगर उसको कोई बात व्यक्ति नहीं मान रहा है और उसने जो अपराध किया है वो उनमें से कोई अपराध नहीं है जो सेक्शन 84 के अंदर दिया गया है, तो मतलब उस प्रोक्लेमेशन में कोई दम नहीं है। कोई व्यक्ति माने चाहे ना माने, नहीं भी मान रहा है तो कोर्ट क्या कर पा रहा है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है नहीं, यहां पे आप गलत हो। हाँ, ये बात मान रहे हैं आप उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि 82(4) में स्पेसिफिक सेक्शन लिखे हुए हैं जो सीरियस अपराधों की बात कर रहे हैं। पर आपके पास अलग ऑप्शंस हैं, आपके पास ऐसी स्थितियां हैं जहां पे आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ कर सकते हो जिसने आपकी प्रोक्लेमेशन को नहीं माना है, जैसे कि सेक्शन 83 हो गया, सेक्शन 84 हो गया, सेक्शन 85 हो गया। इन तीनों सेक्शंस के अंदर कोर्टों को यह ताकत दी गई है कि वो उस व्यक्ति की जो प्रोक्लेमेशन के बावजूद नहीं आ रहा है, भाग रहा है, छुप रहा है, उस व्यक्ति की आप प्रॉपर्टी तक जब्त कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर किसी व्यक्ति ने आपकी पहली प्रोक्लेमेशन को नहीं माना है, आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच करो। जरूरी थोड़ी ना है कि हर व्यक्ति को आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही जब तक डिक्लेयर नहीं कर लोगे तब तक ये मानोगे ही नहीं कि प्रोक्लेमेशन इफेक्टिव थी। और एक और बात कोर्ट ने कहा नोटिस करने वाली, जो हमारा सेक्शन 82(4) है, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि वो सीरियस अपराधों के लिए लिमिट किया गया है, वहां पे क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। पर जो बाकी के सेक्शंस हैं जो प्रावधान करते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में क्या किया जा सकता है जो नहीं आ रहे प्रोक्लेमेशन के बावजूद, वहां पे जो इस्तेमाल किया गया है शब्द, जैसे कि 83, 84 और 85 में, वहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया है बच्चे प्रोक्लेम्ड पर्सन, ऑफेंडर नहीं, प्रोक्लेम्ड पर्सन। ये जो डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज है ये भी एक इशारा उसी तरफ है कि हमारा जो सीआरपीसी है वो फर्क कर रहा है उस रिलीफ में जो सेक्शन 82(4) के अंदर दिया गया है, जो कि एक बहुत सीरियस है, खतरनाक है और जो केवल सीरियस अपराधों में इस्तेमाल होना चाहिए, और उस रिलीफ में जो सेक्शन 83, 84, 85 के अंदर दिया गया है और जिसको प्रोक्लेम्ड पर्सन बोला जा रहा है, जो कि ऐसी स्थिति में लागू हो सकता है जो भले ही उतने सीरियस ना हो। तो हमने हमारे सीआरपीसी ने दोनों स्थितियों को समझा है। अगर केस सीरियस है, मतलब वैसा केस है जिसकी बात 82(4) में हुई है, तो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो सेक्शन 83, 84 और 85 के अंदर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो और उसको प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर कर सकते हो। तो दोनों ही सिचुएशन के लिए कोर्ट ने स्कोप को छोड़ा है, ठीक है। इसलिए हमको जैसा सेक्शन 82 लिखा हुआ है उसको वैसा ही इंटरप्रेट करना है। हम अपनी तरफ से उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसको बदल नहीं सकते हैं, और 82(4) का इस्तेमाल केवल और केवल उन्हीं स्थितियों के लिए करना है जो स्थितियां उसके अंदर बताई गई हैं। अगर वो स्थिति नहीं है और आपके प्रोक्लेमेशन को नहीं माना जा रहा है
तो आपके पास सेक्शन 83 है, 84 है और 85 है, और उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर करने की ताकत है। ये तीनों सेक्शन बच्चे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब बताइए बच्चे कि हम सभी लोगों को ये जजमेंट समझ में आई है? यस सर। यस सर। पूरे केस में तो समझ में नहीं आई थी, बट लास्ट का जो एनालिसिस था कोर्ट का, उसने क्लियर कर दिया कि सर कोर्ट कहना क्या चाह रहे अच्छा लगा आपको? मजा आया? किस यस सर। हाँ बहुत Yes, sir. स्मार्ट जजमेंट है, बहुत स्मार्ट जजमेंट है। मैं बहुत कम कहता हूँ इस बात को। बच्चे इस जजमेंट को आप डाउनलोड करके पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। यस सर। मतलब सर इतनी स्मार्टली कोर्ट ने इंटरप्रेट किया इस सेक्शन को ना, तब जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये बहुत रेयर है, इंडिया में बहुत रेयर है कि इतनी एनालिटिकल जजमेंट आपको मिले। यस सर। हाँ, चलो समझ में आया है सभी लोगों को बच्चे? एक बार सभी लोग यस बोल दो। वाइट आई। यस सर। यस सर, पूरा क्लियर हो गया। पूरा क्लियर हो गया? चलो ठीक है, बड़ा अच्छा है कि हमारा देखो ये जो पूरा वाला जो हमारा एजेंडा था, ये सेक्शन 82 वाला देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है इससे, कई बार, क्योंकि देख पा रहे हो आप कितनी सारी चीजें, कितने सारे कंफ्यूजन है। और ये केस, ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण थे समझना। और मैं बड़ा खुश हूं कि अभी भी हम पे समय है और हमने कंप्लीट कर लिया इसको। अब फटाफट से 1-2 क्वेश्चन लाया हूं, उनको देख लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, 9 बजे मिलेंगे, ठीक है? देखो बच्चे, पहला सवाल थोड़ा सा देखो मैं कंफ्यूज करूंगा आपको यहाँ पे। चलो इस सवाल को मैं आपको कल समझाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप डाउट में जाओ। इस सवाल को देख लो आप, ठीक है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है सेक्शन 82 के बारे में, जो मैं स्टेटमेंट लिख के लाया हूं? ठीक है, पहली स्टेटमेंट कि ये जो मजिस्ट्रेट है जो प्रोक्लेमेशन को इशू कर रहा है, उसको अपना सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड पर करना पड़ेगा कि जो एक्यूज व्यक्ति है वो भाग गया है या छुप रहा है। मैंने बताया ना कि आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, या फिर ये जरूरी है, ये पॉसिबल है कि वारंट को और प्रोक्लेमेशन को साथ साथ इशू किया जाए, साथ साथ इशू किया जाए, या फिर एक व्यक्ति जो इंडिया से भाग गया है वारंट के इशू होने से पहले, इस बात को ध्यान रखना बच्चे, वारंट के इशू होने से पहले, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके खिलाफ वारंट आने वाला है, क्या ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा मान सकते हैं, एब्सकॉन्डेड मान सकते हैं, जो आधार बन सकता है उसका प्रोक्लेमेशन इशू करने का। और चौथा और आखिरी है, इवन एब्सेंस ऑफ 1 डे कैन बी टर्म्ड एज एब्सकॉन्डिंग। अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी गायब है अपने घर से, उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, वो पहले दिन नहीं मिला अपने घर पे, तो इतना काफी है ये मान लेने के लिए कि वो भाग गया है। इन चारों में से बच्चे आपको क्या लग रहा है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? सर 1 सर। ऑप्शन 1 सर। सर 1। सबको 1 सही लग रही है, जिसमें रिकॉर्डिंग की बात है कि कोई व्यक्ति भाग रहा है या छुप रहा है, इस बात को लिखना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। यस सर, रीजन टू बिलीव तो होना चाहिए सर। ठीक है जी जी। चलो, इसका आंसर तो हमने ठीक दे दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बट सर एक डाउट, हाँ बोलो। का जो पॉइंट 3 है सर। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, बारी बारी से आ रहा हूँ। अब देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि ये ऐसा हो सकता है कि एक वारंट और प्रोक्लेमेशन सेक्शन 82 के अंदर साथ साथ जारी किया जाए। बच्चे इसमें क्या खराबी है? ऐसा नहीं हो सकता कि वारंट और प्रोक्लेमेशन दोनों साथ में जारी हो जाए? नो सर। क्यों? फर्स्ट सर वारंट इशू। सर टाइम तो मिलना चाहिए, प्रोक्लेमेशन ऑफिस में कंक्लूसिव प्रूफ आ जाएगा कोर्ट, और वारंट से ऐसा कुछ सर वारंट इशू होने के बाद वो व्यक्ति इट नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट देन प्रोक्लेमेशन। एक कंडीशन होनी चाहिए ना सर कि सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, तो ये कंडीशन भी कोर्ट को सेटिस्फाई करनी होगी ना। सेक्शन 82 के अंदर सबसे पहली ही रिक्वायरमेंट ये है कि उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू हो चुका है। और जब हम बोलते हैं हो चुका है, दैट इज इन पास्ट, तो मतलब वारंट और प्रोक्लेमेशन साथ में हो ही नहीं सकते। ठीक है, वारंट इशू भी हो चुका हो, एग्जीक्यूट भी नहीं हो पाया हो,
और ना होने की वजह क्या लग रही हो कि वो भाग गया है या फिर छुप गया है। जब ये तीनों स्थिति बनेंगी तब जाके प्रोक्लेमेशन की बात आएगी, तो साथ में तो कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, अब देखो तीसरा स्टेटमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत छोड़ दिया है, पर ये जो भारत छोड़ा है ये वारंट के इशू होने से पहले ही छोड़ दिया है, क्योंकि उसे लग रहा था उसके खिलाफ वारंट जारी होने वाला है। क्या ऐसे व्यक्ति को भगौड़ा मान सकते हैं हमारे सेक्शन 82 के अंदर, एब्सकॉन्डेड मान सकते हैं? इस स्टेटमेंट में बच्चे क्या गलत है, ये क्यों नहीं सही है? सही तो लग रही है। इस स्टेटमेंट में क्या परेशानी है मुझे ये बताओ। कोई व्यक्ति है, भाग गया है, तो उसको वारंट भी इशू नहीं हुआ है, तो चला भी जाए तो उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। बाकी कोई क्या लग रहा है बच्चे कि क्यों गलत है स्टेटमेंट? सर उसको तो नॉलेज था, उसके ऊपर कोई वारंट हो सकता है, तो वो भाग गया तो नॉलेज के साथ। हाँ, और क्या उसको परेशानी? नॉलेज मिल गया तो उसको आना चाहिए था, इसीलिए। सर 30 डेज के बिटवीन में, हाँ 30 डेज के अंदर उसको तो आना चाहिए था, उसको नॉलेज में है तो उसके ऊपर वारंट इशू हुआ है। सर उसके बाद एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो सकते हैं। और सोचो, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है ये। देखो, एक व्यक्ति ने भारत छोड़ दिया वारंट इशू होने से पहले ही। सर मुझे ना थोड़ा सेक्शन 77 यहाँ पर लग रहा है कि उसमें एक हाँ। वर्ड था ना, वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड, वहां पे एक वर्ड था इट एनी प्लेस इन इंडिया, वहां पे सिर्फ इंडिया की बात कर रहा था वो। बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर है एक्चुअली। यहां पे क्या लिखा है बच्चे? एक व्यक्ति ने इंडिया को छोड़ दिया है वारंट इशू होने से पहले ही, और क्योंकि उसने इंडिया को छोड़ दिया है तो उसके खिलाफ अब वारंट इशू नहीं हो सकता, क्योंकि वारंट का एग्जीक्यूशन केवल और केवल इंडियन टेरिटरीज में हो सकता है। और क्योंकि वारंट इशू नहीं हो सकता तो प्रोक्लेमेशन कहां से लेके आओगे? क्योंकि जैसा कि मैंने सेकंड ऑप्शन में बताया, वारंट का इशू होना भी जरूरी है, उसका एग्जीक्यूट ना होना भी जरूरी है, तब जाके बात आती है कि वो कोर्ट उसको भगोड़ा मान सकता है या नहीं, वो छुप रहा है या नहीं, तब आती है तीसरी बात। सबसे पहला तो ये जरूरी है कि वारंट इशू होना चाहिए, पर वो जब भारत में है ही नहीं तो वारंट इशू कैसे होगा? क्योंकि कोई भी वारंट केवल और केवल इंडियन टेरिटरी में एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटर रिलेशन हमको याद रखना है। यस सर। चलो, अभी चौथा ऑप्शन तो बड़ा सीधा सा है बच्चे, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कोई डिस्कशन करना है एक दिन वाली बात पे। चलो यस सर। चलो बच्चे, अब कल हमारा आईपीसी का सेशन है 7 बजे, जरूर आइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अबेटमेंट शुरू कर रहे हैं। अबेटमेंट बहुत बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है, तो मिस मत करना। और अभी 9 बजे क्लास है कॉन्स्टी की, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स समझने वाले हैं, कंप्लीट भी करने वाले हैं, तो आ जाना, समझ लेना, मिस हो गया तो हो ही जाएगा फिर। चलो, थैंक यू सो मच बच्चे, 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सर। सर सैटरडे क्लास है क्या? सैटरडे क्रिसमस है, यस सर। मैं आपको कल बता दूंगा बच्चे। सर क्लास के रिवीजन हिसाब क्लास से हम प्लान दिस करेंगे वीक पर सर, इसीलिए। मॉर्निंग में। चलो ठीक।